हेलो मेरे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया। तो आज बताएंगे हम आपको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो सबसे पहले मेरे भाई कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो आंग्ल का मतलब क्या होता है हम पहले बता चुके हैं। आंग्ल जहां भी देखना है यानी अंग्रेज, और मराठा यानी मराठा। मराठा और अंग्रेज के बीच में युद्ध होता है। तो अब क्या होता है मेरे बालाजी बाजीराव, पिछले बातों से कनेक्ट करो। अब क्या है मेरे भाई कि बालाजी बाजीराव जो रहते हैं वो पानीपत का तृतीय युद्ध में लड़ते हैं। नेतृत्व कौन करते हैं? बालाजी बाजीराव। अब देखो कैसे हम बताए थे मेरे भाई पिछले वीडियो में कि जो यहाँ पे अफगान है, याद आ रहा है हाँ या ना? बोलो। अफगान से कौन रहता है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली अपने बेटा को कहाँ बैठाता है? पंजाब में। अब मराठा क्या करता है मेरे भाई? दक्षिण में रहता है। और दक्षिण से मराठा किधर बढ़ रहा है अपने शक्ति को बढ़ाते हुए? उत्तर की ओर। और इधर से ये कहां बढ़ रहा है? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में कौन है? केंद्र। सारा तो मुगल दिल्ली में है ना। तो अब इधर से कौन बढ़ रहा है? मराठा। इधर से कौन बढ़ रहा है? अफगान। और दोनों के बीच में युद्ध होता है कहाँ? पानीपत पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में। यूपीएससी का क्वेश्चन भी है कि आखिर पानीपत का युद्ध पानीपत में ही क्यों होता है। बहुत फेमस क्वेश्चन 2014 का यूपीएससी क्वेश्चन है, अनप्रडिक्टेबल क्वेश्चन था। तो क्या है, अब दोनों के बीच में युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। मराठा से नेतृत्व कौन कर रहे हैं? बालाजी बाजीराव। इसमें एक बड़ा घटना, दुर्भाग्यपूर्ण कहो कि मराठों की हार हो जाती है। हार के बाद मराठा कहां लौट जाते हैं? दक्षिण की ओर। अब अहमद शाह अब्दाली कहां लौट गया? अफगान की ओर। लेकिन मेरे भाई ये युद्ध से इतना शौक हो जाते हैं कौन? बोलो। बालाजी बाजीराव को पता बड़ा ठेस पहुंचता है यार, हम इतना ताकतवर होते भर में, क्योंकि उनका जो सपना रहता है कि हम पूरे भारत में अपना केंद्र में सत्ता स्थापित करेंगे, लेकिन वो सपना चकना चूर हो जाता है और मराठों की हार हो जाती है। तो इससे बालाजी बाजीराव को काफी ठेस पहुंचता है, काफी ठेस पहुंचता है। और बालाजी बाजीराव ये ठेस से इतना दुष्प्रभावित होते हैं कि वो मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। अब बालाजी बाजीराव की मृत्यु होगी। अब कहीं ना कहीं मेरे भाई घर में किसी सदस्य का जो मेन है, किसी का मृत्यु हो जाए तो कहीं ना कहीं उनका बच्चा लड़खड़ा जाता है, अपने जीवन को संभालने में कुछ टाइम लग जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने गार्जियन के जाने के बाद ज्यादा बढ़ोतरी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाता है। तो उसी प्रकार माधवराव कौन है? बालाजी का पुत्र। एकदम गौर से समझना है और ये लिखना भी है। अब माधवराव आते हैं पुत्र। माधवराव अपनी सत्ता को बहुत ज्यादा विस्तार करते हैं, अच्छी तरह से सुदृढ़ करते हैं अपनी सत्ता को, और मराठा सेना को एक संगठित करते हैं और मजबूत बनाते हैं। लेकिन माधवराव का भी क्या हो गया? मृत्यु। माधवराव प्रथम बोल सकते हैं इसे, अब मृत्यु हो गया। लेकिन पता है बार बार मृत्यु जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि मराठों में एक ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी होती थी, बुखार। जब बाजीराव मस्तानी मूवी देखोगे तो रणवीर सिंह एक्टिंग किया है, उसमें बुखार से ही मर जाता है रणवीर सिंह। उसी में बोलता है कि बाजीराव मतलब चीते की चाल बाज की नजर, अब बाजीराव की तलवार पे संदेह नहीं करते। तो समझा है? तो उसी में बालाजी बाजीराव मजबूत रहते, लेकिन एक मराठे में बीमारी चल रहा था, उसमें टेक्नोलॉजी उतना था भी नहीं। सिकंदर बुखार से मर गया था, सिंपल, क्योंकि सिकंदर कितना महान था। तो अब माधवराव का क्या हो जाता है? मृत्यु। अब माधवराव का मृत्यु जैसे ही हुआ मेरे भाई, तो इनका बेटा क्या रहता है? नाबालिग, 4 से 5 साल का बेटा रहता होगा, हार्डली, एकदम छोटा रहता है। तो ये बताओ मेरे भाई कि 4 से 5 साल का लड़का गद्दी पे बैठ सकता है? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है कि 4-5 साल का बेटा गद्दी संभाल सकता है। भले अकबर एक एग्जाम्पल है कि 12 साल में गद्दी संभाल लिया था बैरम खां के नेतृत्व में, पूरा केंद्र को, तो अकबर का बात अलग है। तो अब बेटा नाबालिग रहता है, तो अब एक उत्तराधिकार का समस्या आ गया। तो मेरे भाई अब जो माधवराव का भाई रहते हैं वो नारायण राव गद्दी पर बैठते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है माधवराव भाई रहते हैं किसका? नारायण राव का। अब नारायण राव गद्दी पे बैठे, लेकिन नारायण राव को भी मृत्यु हो जाता है। लेकिन नारायण राव को मृत्यु कैसे होता है पता है? बालाजी जो बाजी रहते हैं, जो ये कहाँ पे है मेरे भाई, यहाँ पे लिखा होगा कहीं, रघुनाथ राव जो है ना, तो रघुनाथ राव जो रहते हैं उन माधवराव का चाचा रहते हैं। अब उनको गद्दी का लोभ रहता है कि भैया हम गद्दी पे बैठे।
अब रघुनाथ राव को लोभ रहता है कि गद्दी पे बैठे, इसलिए क्या करता, नारायण राव को हत्या कर दम। यहां तक समझा या यस या नो दम? दम समझ रहे हो ना, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है मेरे भाई, समझना गौर से। अब क्या है कि नारायण राव को हत्या करवा दिया। देखो बालाजी बाजीराव का छोटा भाई कौन रहता है, रघुनाथ राव, और इसका चाचा रहता है माधवराव का चाचा। अब मेरे भाई कौन रहता है, रघुनाथ राव। अब रघुनाथ राव गद्दी पाना चाहता है, लेकिन क्या होता है कि जो हम बताए थे कि एक मराठा में सामंती व्यवस्था रहता है। सामंती व्यवस्था का मतलब कि वो 5 भाग में मराठा टूट जाता है, हम दिख रहे हैं ना यहाँ पर से। अब सामंती व्यवस्था में तो यहाँ पे बताए थे मेरे भाई, ग्वालियर से कौन रहता है, सिंधिया। नागपुर से भोसले। अब मेरे भाई ग्वालियर से सिंधिया, नागपुर से भोसले, अब पूना से कौन रहता है, पेशवा। पूना से पेशवा। अब बताए थे मेरे भाई कि जो पूना में बैठता है पेशवा, दम गौर से समझना, और जो पेशवा रहता है वो काफी मतलब केंद्रीकृत मजबूत रहता है। अब पुणे में बैठा रहता है नाना फडणवीस। कहते हैं भैया हम रघोबा को सत्ता, मतलब रघुनाथ राव का शॉर्ट नाम था रघोबा। अब कहते हैं भैया हम रघोबा को सत्ता पे बैठने नहीं देंगे, और फाइनली नहीं बैठने देते। और नाना फडणवीस क्या करते हैं कि माधवराव का बेटा को एक गोद लेकर नाम मात्र का राजा बना देते हैं, और सत्ता पर स्थापित कौन बैठते हैं, नाना फडणवीस। जैसे कि किसी का हम बालक को ले लिए 5 साल का, कहें भैया ये नाम मात्र का राजा हो गया, असली शासन हम चलाएंगे। बात को समझ पा रहे? जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, कांग्रेस जब प्रधानमंत्री बना था तो नाम का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, लेकिन सत्ता तो सोनिया गांधी चला रही थी। हाँ या ना, समझे इतना तक? नाना फडणवीस गद्दी पर बैठ गए। तो सत्ता का लोभ किसे नहीं होता है। देखो बीजेपी सत्ता अभी चला रही है ना, बढ़िया पूर्व, जो भी हो अपना मामला है, राजनीतिक मामला। अब नाना फडणवीस गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब रघुनाथ राव को गुस्सा आ जाता है, तो रघुनाथ राव क्या करता है मेरे भाई, यहां तक समझे हाँ या ना? अब रघुनाथ राव क्या करता है मेरे भाई, जाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संधि कर लेता है। यहाँ पे बॉम्बे रहता है, यहाँ पे मद्रास, बॉम्बे मद्रास सब बता चुके हैं, और यहाँ पे बंगाल। अब देखो प्रेसिडेंसी क्या होता है ये नहीं बताएं, हम थोड़ा सा बता दें, लेकिन यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि देखो बंगाल जो रहता है वो रहता है मेन। बंगाल शुरू से ही बंगाल मेन रहता है, 40% वस्तुओं का निर्यात भी करता है, समृद्ध भी रहता है। जब औरंगजेब मुगल जब दक्षिण में फंस जाता है तो बंगाल के टैक्स पे निर्भर रहता है कि भैया अब टैक्स आएगा, अब टैक्स आएगा। सोचो बंगाल कितना समृद्ध रहता है, और उसे ब्रिटिश कंगाल बना देता है। तो टॉपिक से नहीं भटकते, यहाँ पे आते हैं। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रहता है। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो रहता है मेरे 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बात को समझा? और इसमें क्या कहा जाता है कि जो बंगाल है WB लिख देता है शॉर्ट में, कोई दिक्कत है ना, मतलब WB समझना। अब क्या करता है, बंगाल के कहता है कि बंगाल के अधीन बॉम्बे एवं मद्रास रहेगा, यानी देख रेख का काम किसका हो गया, बंगाल का। कानून बनाएगा कौन, बंगाल, और बॉम्बे और मद्रास उसको फॉलो करेगा। बात को समझा? फॉलो कर रहा है। लेकिन इसी आवर में क्या हुआ मेरे भाई, रघुनाथ राव कहाँ गया, आप गौर से समझना। अब रघुनाथ राव यहाँ पे गया, अब रघुनाथ राव यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के साथ संधि कर लिया। बॉम्बे कौन बैठा है, ब्रिटिश। गौर से समझना थोड़ा सा, ठीक है, रुको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब बॉम्बे में बैठा है ब्रिटिश, अब ब्रिटिश से कर लिया संधि कौन, रघुनाथ राव। तो देखो एक फैक्ट यहां से बनेगा कि जो हाँ सूरत की संधि होता है, कौन सी, रघुनाथ राव और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बीच एक संधि होता है, उसे क्या बोलते हैं, सूरत की संधि। तो एक क्वेश्चन पूछ देगा कि सूरत की संधि किनके और किनके मध्य हुई थी, बोलो। ना ना ना, गलत समझ गए मेरे भाई, फडणवीस तो बैठा हुआ है पूना में, बात को समझो। रघोबा गया है किसके पास, सत्ता के लोभ में, हाँ या ना, रघोबा गया है सत्ता के लोभ में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पास, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी संधि कर लिया किससे, रघोबा से, यानी रघुनाथ राव से। तो अगर पूछ देगा कि सूरत की संधि किसके और किसके मध्य हुई, मेरे भाई सूरत की जो संधि हुआ है रघुनाथ राव तथा अंग्रेजों के बीच में,
अरे देखो यार कैसे मतलब गड़बड़ हो जाते हो। अब रघुनाथराव तो अंग्रेजों को भी सूरत की संधि हो गया। अब सूरत की संधि हो जाता है तो ऊपर कौन बैठा हुआ है? बंगाल मेन केंद्र में। जब भी बताए थे केंद्र में कोई जैसे अभी प्रधानमंत्री है केंद्र में है ना, उनके अंदर बहुत सारा मंत्रियां हैं। तो अब सूरत की संधि कर लिया, लेकिन उसमें मराठा अपनी ताकत को बहुत काफी बढ़ा चुका था, इंप्रूव कर चुका था। बात को समझ पा रहे हो? अब मराठा अपने ताकत को इंप्रूव कर चुका था, तो वारेन हेस्टिंग को लगा भाई ये क्या कर रहा है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये तो हार जाएगा ब्रिटिश अगर लड़ेगा तो। मतलब उस संधि के तहत कहा था कि हम रघुनाथराव को सपोर्ट करेंगे, और रघुनाथराव कहा था कि अगर हम आपके सपोर्ट से जीत गए तो आपको हम सालसेट दे देंगे, कुछ क्षेत्र दे देंगे। ब्रिटिश को लोभ तो हमेशा वाणिज्यिक पूंजीवाद है ही, हम बता चुके हैं उपनिवेशवाद वाणिज्यिक पूंजीवाद। सालसेट कोई क्षेत्र था बॉम्बे के पास, यहाँ बॉम्बे है ना, हाँ कोई क्षेत्र था सालसेट एवं बेसिन। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो? तो सालसेट कोई क्षेत्र था, बोला कि भाई मतलब एग्जांपल में समझो कि हम उसको दे देंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछ सकता है कि सालसेट एवं बेसिन का क्षेत्र दिया जाता है। बात को समझ पाए? क्लियर? तो सालसेट का क्षेत्र दे दिया, मतलब कहा कि दे देंगे, दिया कहाँ अभी, दे देंगे। देखो यही सब पकड़ना है, एकदम कॉन्सेंट्रेट माइंड होकर सुनो तभी क्लास समझ में आएगा। अब सालसेट का क्षेत्र कहा दे देंगे। अब ये पूरा दम कौन अकबक में है बॉम्बे प्रेसिडेंसी लड़ने के लिए। तो भैया वारेन हेस्टिंग कहा तुम बेवकूफ हो, लड़ोगे तो हार जाओगे। कैसे? क्योंकि अभी मराठा जो है काफी मजबूत शक्ति में हो चुका है, मराठा जो है काफी, मत लड़ो मेरे भाई। तो कलकत्ता अपने कुछ अधिकारी को भेजता है, और बॉम्बे मतलब फिर से क्या करता है वो, रघोबा को साइड में कर देता है और एक संधि करता है, पुरंदर की संधि। तो पुरंदर की संधि कौन करवाता है? बॉम्बे तथा वारेन हेस्टिंग के बीच में। यहां पर डाउट हो गया क्या? डाउट हुआ ये क्लियर? तो एक्चुअली होता है क्या मेरे पास, सूरत की संधि हुआ। सूरत की संधि में कौन संधि हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर रघोबा को, मतलब वारेन हेस्टिंग को क्या लगता है, तकलीफ लगता है कि यार अभी मराठा मजबूत है इसलिए लड़ाई झगड़ा मत करो। तो अब क्या करता है, वारेन हेस्टिंग अधिकारी भेजता है, कहता है कि भैया अधिकारी भेजो और जाकर संधि करो, तो मराठा से संधि कर लेता है। बात को समझे? तब यहाँ पे कौन रहता है मराठा में, बॉम्बे में बैठा हुआ रहता है मराठा, और वारेन हेस्टिंग मतलब यहाँ पे लिख दिए याद के लिए, ऐसा है नहीं कि संधि का, पुरंदर की संधि का पूछता भी जल्दी नहीं, पुरंदर की संधि हो गया। लेकिन यहाँ पे एक तिगड़म क्या करता है, फिर से बॉम्बे प्रेसिडेंसी, समझ पा रहे हो या नहीं? क्लियर है? अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी क्या तिगड़म करता है मेरे भाई, एकदम बात को समझो, थोड़ा सा स्पेस कम है, समझने की कोशिश करिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी को लगता है कि यार पलासी रॉबर्ट क्लाइव बहुत योग्य शासक था, मात्र 15 साल की उम्र में आता है, यहाँ से इतना धन ले जाता है, इतना धन ले जाता है कि मतलब ब्रिटिश अचंभा करता है कि ये कंपनी गरीब होते जा रहा है और अधिकारी अमीर होते जा रहा है। सोचो, नौकर अमीर होते जा रहा है और मालिक जो शेयर धारक है गरीब होते जा रहा है। तो फिर लास्ट में बुलाया जाता है, कहा भैया रॉबर्ट क्लाइव उधर अलग ही मजबूती दिखाया है, फ्रांस में जो शासक डुप्ले था वो भी बहुत खतरनाक था, अगर डुप्ले रहता था भारत में ब्रिटिश का शासक नहीं, डुप्ले फ्रांस का शासक हो जाता। ऊपर से कर्नाटक युद्ध भी चल रहा था, उसमें भी अपनी योग्यता दिखा चुका है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी सोचता हम क्यों पीछे रहे यार, मुझे भी अपनी योग्यता का ताकत दिखना चाहिए, हर कोई चाहता अपनी योग्यता का दिखाए। तो अब क्या करता है ये सूरत मतलब पुरंदर की संधि को क्या कर लेता है, अवहेलना की, जाओ हम पुरंदर की संधि को नहीं मानते हैं, और सीओडी से शिकायत करता है। सीओडी समझ पा रहे हो? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी जो कंपनी का शेयर धारक है। अब सीओडी का था क्यों वारेन ऐसा क्यों कर रहे हो यार, कुछ हस्तक्षेप करने दो इसको, तुम्हारे मन से थोड़ी चलेगा। सीओडी तो असली मालिक था ना, जैसे कि अभी सरकार में देखो अंबानी अडानी का कुछ अगर प्रभुत्व बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं हस्तक्षेप 1% भी हो जाता है, तो उसमें सीओडी तो ऑल इन वन था, उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। हम बताएंगे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसमें पार्लियामेंट से कानून बनाता है, एकाधिकार पत्र मिलता है वो बाद में। तो अब क्या है मेरे भाई, कहता है क्यों वारेन ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वारेन कहा ठीक है भैया जो करना है जो करो। ये क्या किया कि रघोबा को सपोर्ट कर दिया। कौन? ना ना ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी रघोबा को सपोर्ट कर, वारेन तो बंगाल में है, रघोबा को सपोर्ट कर दिया। हुआ यही कि ब्रिटिश हार गया। अब ब्रिटिश हार गया तो बड़ा अपमानजनक संधि करना पड़ेगा किसको? अब मराठा के तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे? सिंधिया, तथा अंग्रेजों को में कौन सा संधि हुआ? बड़गांव की संधि हुआ। बात को यहां तक समझा कि नहीं? अब बड़गांव की संधि में ना ब्रिटिश को काफी अपमान झेलना पड़ा,
तो बारेनिंग ने इस चीज को बड़ा दुख दर्द से व्यक्त करता है, कहता है यार ब्रिटिश को इतना मतलब बेतुका से नहीं हारना चाहिए था, क्योंकि उसको एक साम्राज्य स्थापित करना था। तो पता है वो क्या करता है, अपने कर्नल गोडार्ड, क्या रहता है कर्नल गोडार्ड, गौर से समझना मेरे भाई, नहीं समझ में आएगा बहुत लेंदी टॉपिक है। कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में क्या करता है, अपने सैनिक को भेजता है पूरा बम बारूद लेकर, और मराठा को कहता है छल्ली कर दो। अब मराठा को ना हरा देता है, बहुत बुरी तरह से पराजित कर देता है मराठा को। अब मराठा की हार हो गया, बाराडीह का अपना जो बड़गांव का संधि होता है उसका बदला कौन ले लिया, ब्रिटिश ले लिया, यानी बारन ले लिया। अब भैया जब लड़ाई होता है तो हमेशा से देख रहे हो कोई ना कोई संधि हो ही रहा है, कर्नाटक में भी संधि हुआ है, एला सपेल की संधि सब हुआ है, तो इसमें भी संधि होता है। तो कहते भैया ये युद्ध खत्म करो और अपना हार का बदला ले ही लिया ब्रिटिश, अब ये युद्ध खत्म कर दो। लास्ट में ये सालाबाई की संधि होता है। अब सालाबाई की जो संधि होता है सिंधिया की मध्यस्थता में पूना दरबार तथा अंग्रेजों के बीच में होता है, ठीक है, ये याद कर लेना। अब ये युद्ध क्या हुआ, यहाँ से समाप्त हुआ, बदले में जो एक दूसरे का विजित पर क्षेत्र वो लौटा देता है, बदले में सालसेट एवं बेसिन ब्रिटिश को देता है, ये समाप्त हो जाता है। युद्ध में एक प्रावधान किया जाता है मेरे भाई कि 20 साल तक अब शांति रहेगा, कोई युद्ध वगैरह नहीं होगा, अब युद्ध करने का मौका मत दीजिएगा भैया, ठीक है, तो युद्ध वगैरह मत कीजिएगा। तो वहीं से देखा जाए तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पूरा खत्म हो गया। ये 3 संधियां है, स्टोरी करते हैं, उम्मीद समझ में आ गया होगा। इसका यहाँ पे मेन काम मिलेगा, इसका उतना काम नहीं मिलेगा। तो थैंक यू गाइज।